अब एक काम करिए, अंडवाहिनी से देखना आज हम लोग को ना उसके पीछे वाला थोड़ा रिवीजन करिए, फिर आगे बढ़ा जाएगा। कौन सा टॉपिक चल रहा था हम लोगों का? जनन। देखिए वो जनन का पहले सुनिए, जनन का पहले शुरुआती स्ट्रक्चर उसका रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन करने के बाद यहाँ से आपको पूरा पूरा समझ में आएगा, ठीक है ना। प्रश्न पूछ रहा हूँ, आराम आराम से बताइए। अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्रिया क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। जनन कितने प्रकार के होते हैं बाबू? 2 प्रकार के। पहला अलैंगिक जनन, दूसरा लैंगिक जनन। किस प्रकार के जनन में नर युग्मक तथा मादा युग्मक के मिलने की कोई आवश्यकता नहीं होती है? अलैंगिक जनन में। किस प्रकार के जनन में नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की आवश्यकता होती है? लैंगिक जनन में। कौन सा जनन एक ही शरीर में संपन्न हो जाता है? अलैंगिक जनन। अच्छा, किसमें केंद्रक बढ़ जाता है और नए शरीर का निर्माण हो जाता है? विखंडन में। और किस प्रकार के जनन में शरीर में एक उभार पैदा होता है जिसे बर्ड के नाम से जाना जाता है, वही बर्ड कुछ समय बाद अलग पौधे से अलग होकर एक नए जीव का निर्माण कर देता है? मुकुलन में। मुकुलन के एक उदाहरण बता दीजिए। हाइड्रा, ठीक है। वो किस प्रकार के जनन में जड़, तना तथा पत्तियां भाग लेती हैं? कायिक जनन में। अच्छा आगे बताएंगे बाबू, पुरुष में जनन क्षमता कब से प्रारंभ होती है? जनन आयु 14 वर्ष से स्टार्ट होती है, आजीवन रहती है। महिलाओं में 12 वर्ष से स्टार्ट होती है, 50 वर्ष पे समाप्त हो जाती है। फिर कल सीखे थे हम लोग मादा जननांग। मादा के वैसे अंग जो जनन क्रिया में सहायक होते हैं उन्हें मादा जननांग कहते हैं, ठीक है बाबू। उसमें पहला टॉपिक हम लोग होता है अंडाशय। अंडाशय की संख्या कितनी होती है? 2। कार्य क्या होता है? अंडा का निर्माण करना। अंडाशय से 3 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं बाबू। पहला क्या होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है? मासिक चक्र को नियंत्रित करता है। दूसरा क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। उसका काम क्या होता है? क्या होता है बाबू? हाँ, स्तन विकास और गर्भधारण में सहायता करना। तीसरा क्या होता है? रिलैक्सिन हार्मोन, जो गर्भधारण में सहायक होता है और यूटेरस के मार्ग को चौड़ा कर देता है। यहाँ तक सीख चुके थे हम लोग ना। उसके बाद हम लोग को स्टार्ट करना था अंडवाहिनी से। दूसरा टॉपिक उसका क्या था? अंडवाहिनी। देखिए अंडवाहिनी एक नली के समान रचना होती है, ध्यान समझिएगा। अंडवाहिनी जो होती है एक नली के समान रचना होती है। इसका कार्य होता है ओवरी को यूटेरस से जोड़ देना। देखिए जो निषेचन की क्रिया होती है, जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, इसी अंडवाहिनी में होती है। अंडवाहिनी का अंग्रेजी ज्यादा यूज आता है फॉलोवियन ट्यूब। तो निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? फॉलोवियन ट्यूब में या अंडवाहिनी में होती है। फिर ध्यान दीजिए अगला टॉपिक है ना गर्भाशय। गर्भाशय में क्या होता है? भ्रूण का विकास कहाँ पे होता है? गर्भाशय में होता है। गर्भाशय को अंग्रेजी में यूटेरस कहा जाता है बाबू। तो भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। भ्रूण का सबसे पहले हृदय बनता है, उसके बाद शेष अंगों का निर्माण होता है। ये तो बात आप लोग को मालूम है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। पहला क्या है? भ्रूण को भोजन कहाँ से मिलता है? गर्भनाल के द्वारा मिलता है। भ्रूण को भोजन गर्भनाल के द्वारा मिलता है। फिर क्या बाबू? गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में फेरस और कैल्शियम की कमी हो जाती है। जब कोई महिला मां बनने वाली होती है तो उसके शरीर में फेरस और कैल्शियम की कमी हो जाती है। फिर देखिए नर युग्मक को क्या कहते हैं? शुक्राणु। और मादा युग्मक को क्या कहते हैं? अंडाणु। नर युग्मक को शुक्राणु और मादा युग्मक को क्या कहा जाता है? अंडाणु कहा जाता है। देखिए एक बात और, वे इस शुक्राणु जनन क्रिया में भाग लेते हैं जिनकी पूछ होती है। जिनकी पूछ नहीं होती है जनन क्रिया में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। देखिए गर्भावस्था के दौरान महिलाओं का मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है, मासिक चक्र जो होता है, रुक जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग जानकारी रखना बहुत जरूरी है बाबू। अब देखिए अगला टॉपिक नर जननांग किसे कहते हैं? नर के वैसे अंग जो जनन क्रिया में सहायक होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? नर जननांग बोलते हैं। नर के वैसे अंग जो जनन क्रिया में सहायक होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? नर जननांग कहते हैं। जैसे आ जाएगा आपका वृषण, अधिवृषण, शिशन, वैस डिफरेंस इत्यादि। तो 2 ही मैं लिखा हूं, केवल वृषण और शिश्न, बहुत हो जाएगा आपके लिए। अगला टॉपिक निषेचन किसे कहते हैं बाबू? नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलना क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलना क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? फॉलोवियन ट्यूब, मतलब किसमें होती है वो? अंडवाहिनी में होती है। प्रश्न सीधा सीधा बन जाए कि निषेचन की क्रिया कहाँ पे होती है? अंडवाहिनी में होती है। अब देखिए किस प्रकार निषेचन के बाद होता क्या क्या है। सबसे पहले मेल का क्या होगा? नर युग्मक। फीमेल का क्या होगा? मादा युग्मक। नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से
युग्मनज का निर्माण होगा बाबू। फॉलोपियन ट्यूब में युग्मनज का निर्माण होता है। यह युग्मनज थोड़ा बड़ा होता है तो क्या बन जाता है? भ्रूण बन जाता है। यही भ्रूण जब बड़ा होता है तो इसका क्या बन जाता है? शिशु बन जाता है। तो सबसे पहला काम क्या हुआ? नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों के मिलने से क्या बना? युग्मनज। युग्मनज के मिलने से युग्मनज थोड़ा बड़ा हुआ तो क्या बना? भ्रूण। अब भ्रूण बड़ा हुआ तो क्या हुआ? शिशु। परक नली शिशु किसे कहते हैं? जब निषेचन की क्रिया शरीर में न कराकर शरीर के बाहर परक नली में कराई जाती है और उससे बने युग्मनज को दूसरी माता के गर्भ में प्रवाहित कर दिया जाता है तो उस जो शिशु होते हैं उसी शिशु को परक नली शिशु के नाम से जाना जाता है। एक लाइन में बोल सकते हैं, जब निषेचन की क्रिया शरीर में न करा करके परक नली में कराई जाती है और निषेचित अंडे को या युग्मनज को माता के गर्भ में प्रवाहित कर दिया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? परक नली शिशु। सेरोगेट मदर क्या होता है? जब एक महिला के गर्भ को दूसरी महिला अपने गर्भ में पालती है तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं? सेरोगेट मदर। ठीक है अबू। और क्या ध्यान रखना है आपको? नसबंदी में पुरुष का वाइस डिफरेंस शुक्रवाहिका को काट दिया जाता है और महिलाओं में फॉलोपियन ट्यूब अंडवाहिनी को काट दिया जाता है। ठीक है ना।